तो आज के इस वीडियो में हम भगवान बिरसा मुंडा द्वारा शुरू किए गए मुंडा रिबेलियन की बात करेंगे, जिसे हिंदी में हम मुंडा विद्रोह कहते हैं। और हम जानेंगे कि आखिर मुंडा रिबेलियन है क्या, इसकी शुरुआत क्यों हुई और इसका क्या इम्पैक्ट, क्या असर हुआ इस पूरे विद्रोह का। सो वेलकम टू द चैनल। मैं हूँ अमृता और आज हम पढ़ने वाले हैं मुंडा विद्रोह। सो चलिए मुंडा रिबेलियन, मुंडा विद्रोह को पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मुंडा रिबेलियन को मुंडा उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका दूसरा नाम है। इसीलिए अगर कहीं मुंडा उलगुलान भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी मुंडा विद्रोह ही है। मुंडा उलगुलान was one of the most prominent tribal uprising occurred in छोटा नागपुर region of the झारखंड in late 19th century। यानी कि मुंडा विद्रोह प्रमुख आदिवासी विद्रोहों में से एक था। यानी कि आदिवासी द्वारा बहुत सारे विद्रोह किए गए और ऐसे कई आंदोलन थे जिनका बहुत बड़ा असर हुआ। ठीक है, चाहे वो संथाल रिवॉल्ट हो, यानी कि संथालों द्वारा किया गया जो विद्रोह था वो हो, या फिर खुद ये मुंडा रिबेलियन हो। ठीक है, हमने संथाल रिवॉल्ट पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। अगर आप उसे देखना चाहें तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सो मुंडा रिबेलियन एक बहुत ही बड़ा आंदोलन था जो आदिवासियों द्वारा किया गया, और इस आंदोलन को जो करने वाले आदिवासी जनजाति थे उसका नाम था मुंडा। साथ ही साथ ये जो मुंडा विद्रोह है ये झारखंड के छोटा नागपुर रीजन में 19वीं सदी के अंत में शुरू हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज़ का और हम ध्यान रखेंगे कि बहुत जगह आपको ऐसी चीज़ मिल सकती है कि ये जो मुंडा रिबेलियन है ये बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए एक चीज़ कि जो झारखंड है ये पहले बिहार का हिस्सा था, और ये जो बिहार है ये पहले बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। इसीलिए आपको कई जगह ऐसा मिल सकता है कि ये जो मुंडा रिबेलियन है ये बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। तो वहाँ भी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक अच्छे से जानना चाहें कि कहाँ पर ये विद्रोह की शुरुआत हुई थी तो वो था झारखंड का छोटा नागपुर रीजन। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये एक आदिवासी विद्रोह था, एक ट्राइबल अपराइजिंग थी। और ये किसके विरोध में था? ये विरोध में था ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ। और साथ ही साथ जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स थे जिन्होंने लोगों को बहुत परेशान किया, जिनको आगे हम डिस्कस करेंगे, ये उनके खिलाफ था। ठीक है, सो आप इतना समझ सकते हैं कि एक आदिवासी विद्रोह था जो मुंडाओं द्वारा किया गया, और ये झारखंड के छोटा नागपुर रीजन में हुआ। बिरसा मुंडा वॉज द पर्सन हु सुपरहेडेड दिस ट्राइबल मूवमेंट। यानी कि बिरसा मुंडा वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया। क्योंकि जब इन्होंने देखा कि कैसे अंग्रेज़ और जो बाकी जो परेशानियां हो रही हैं मुंडाओं को, उसको इन्होंने आधार मानकर ये तय किया कि वो इस विद्रोह का नेतृत्व करेंगे। साथ ही साथ जो सबसे अलग बात है जो बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा बनाती है वो ये है कि उन्हें एक चीज़ का पता था कि अगर हमें कोई विद्रोह करना है तो हमें अपनी कमियों को दूर करना सबसे पहले ज़रूरी है। इसीलिए उन्होंने अपने लोगों को कहा कि वो अपने बीच जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव की भावना है छोटे बड़े, उसे मिटाया जाए। हम अंधविश्वास को छोड़ें, सुपरस्टिशियसनेस जो है हमारे बीच हम उसे छोड़ें और अपने आप में एकता लाएं और अपनी मांगों को सामने रखें और पुरजोर विद्रोह करें इन हुकूमतों के खिलाफ जो इन्हें परेशान कर रही थी। हालांकि बाद में ये सब विद्रोह करते करते इन्हें बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है और इनकी मृत्यु जेल में ही हो जाती है। ठीक, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर इस मुंडा विद्रोह के पीछे की वजह क्या थी, क्या परेशानी थी उन आदिवासी जनजातियों की। सो रीजन और द कॉजेज ऑफ द मुंडा उलगुलान। द फर्स्ट रीजन इज दैट लैंड एलियनेशंस। ठीक है, यानी कि जो मुंडा लोग थे वो बेसिकली किसान थे। ठीक है, उनके पास वो अपनी ज़मीनों पे बस खेती किया करते थे और उसी से गुजारा किया करते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ी सरकार आई तो उसका बस एक ही था कि कैसे भी करके जितने भी लोगों की ज़मीनें हैं, चाहे वो नॉर्मल किसान हो, आदिवासी हो, कैसे भी करके ज़मीनों को हथियाना है। उनका एक मोटिव था ये, ताकि वो अपना फ़ायदा कर सके। तो जो आदिवासी इलाका था, स्पेशली जो छोटा नागपुर रीजन की जो हमने बात की, वो बहुत ज़्यादा मिनरल रिच जगह है, यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे खनिज मिलते हैं। तो अलग अलग बहानों से, जैसे अंग्रेज़ी सरकार ने कहा कि हम रेल की पटरियाँ बिछाना चाहते हैं, तो इस करके उनकी ज़मीनें कई बार ले ली गई। कई बार सरकार ने वहाँ खुदाई करवाई कि हम कोयला निकाल रहे हैं या फिर और भी कई खनिज निकाल रहे हैं वहाँ पर।
तो ऐसे ऐसे करके जो सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने इन जो जनजाति के लोग थे, मुंडा जनजाति के, इनकी ज़मीनों को हथियाना शुरू कर दिया, जिससे लोग बड़े परेशान हुए, क्योंकि उनका जो मेन काम था वो खेती करना था और खेती करके वो अपनी जीविका चलाते थे, खाते थे। लेकिन इससे उनकी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। साथ ही साथ जो सबसे अहम मुद्दा था वो था रिलीजियस इंटरफेरेंस का। ठीक है, हम सबको पता है कि जो आदिवासी लोग हैं उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि वो जिस तरह से अपने धर्म को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो भिन्न है। ठीक है, और जो भारत है वो विविधताओं का देश है, यानी कि बहुत भारत में डाइवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो वो बिजनेस के आइडियाज़ के साथ साथ उसका एक हिडन एजेंडा था कि वो जो क्रिश्चियनिटी है, यानी कि जो ईसाई धर्म है, उसका प्रचार प्रसार कर सके। तो धीरे धीरे इन जनजातियों, इन आदिवासी जनजातियों ने ये भी नोटिस किया कि ये जो ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के चक्कर में जो सरकार है वो इन जनजातियों पे भी हमला करी, यानी कि बहुत सारी जनजाति के लोग हैं जिन्हें बहला फुसलाकर ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा रहा है, जिससे इनकी जो धार्मिक भावना थी वो भी बहुत आहत हो गई। ठीक है, तो एक बार ज़मीन हथिया रहे थे, इनकी धार्मिक भावनाओं को परेशान कर रहे थे, तो ये सब धीरे धीरे कारण बन रहा था इन विद्रोहों के पीछे। और तीसरा कारण था एक्सप्लॉयटेशन बाय द लैंड लॉज एंड द दीकूस। ठीक है, और तीसरा कारण था कि जो जमींदार थे और जो दीकू, यानी कि जो बाहर से बसे हुए लोग थे। ठीक है, जैसे मान के चलिए जो छोटा नागपुर रीजन है, यहाँ पर मान के चलिए सिर्फ मुंडा जनजाति के आदिवासी रहते हैं, लेकिन कई बार वो ऐसा होता था कि जो बाहर के व्यापारी थे वो यहाँ जाकर बसते थे और वो यहाँ से व्यापार किया करते थे। तो जो बाहर से व्यापारी जाते थे, जो आदिवासी नहीं होते थे, उन्हें दीकू कहा जाता था। ठीक है, तो जो जमींदार होते थे और ये जो व्यापारी होते थे, उनके द्वारा जो इन मुंडा, इन जनजातियों का जो शोषण किया गया, वो भी एक बड़ा कारण था। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो बेसिकली जो मुंडा थे बेचारे किसान थे। ठीक है, इनकी जीविका किसानी से ही चलती थी, लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए, कुछ महामारी फैल जाए, एपिडेमिक हो जाए, ठीक है, तो इन्हें क्या करना होता था कि अगर इन्हें किसी पैसे की ज़रूरत है तो ये इन ज़मींदारों के पास या फिर इन बिजनेसमैन, जिन्हें दुक्कू कहा जाता था, इनके पास हो जाया करते थे। और जब ये इनके पास जाते थे तो ये अलग अलग तरीके से उन्हें फंसाते थे और इनके ज़मीनों को भी ये हथियाना शुरू करते थे, क्योंकि अब ये अलग अलग चीज़ें करके हाई रेट पे उन्हें पैसा देंगे तो वो बेचारे लौटा पाएंगे नहीं, और लौटा पाएंगे नहीं तो लास्ट में उनकी ज़मीनें हथियाते थे। तो ऐसे ऐसे करके ये सारे वो रीजंस हैं जिनकी वजह से जो मुंडा जनजाति के लोग हैं, उन्होंने आखिर में इस मुंडा विद्रोह की शुरुआत कर दी। ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुंडा रेबेलियन, यानी कि इसके पीछे उद्देश्य क्या था, क्यों इसको शुरू किया गया था, क्या चाहते थे मुंडा जनजाति के लोग। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुंडा रेबेलियन वॉज टू रिटेन द राइट एंड द ट्रेडिशन ऑफ द मुंडास एंड टू ड्राइव अवे द ब्रिटिश। ठीक है, वो कुछ ज़्यादा नहीं चाहते थे, वो बस ये चाहते थे कि इनका जो अधिकार है, ठीक है, जो खेतों पे इनका अधिकार था और जो इनकी जो संस्कृति थी, जो इनके पूजा पाठ का तरीका था, इनका जो धर्म था, वो उसकी रक्षा कर सके और साथ ही साथ वो ब्रिटिश को वहाँ से हटा सके। ठीक है, क्योंकि वो देख रहे थे ना कि कभी रेल पटरी की बिछाने के नाम पे, कभी खुदाई करनी है, खनिज निकालना है, मिनरल निकालना है, ये सब चीज़ों के नाम पे उनकी ज़मीनों को हथियाया जा रहा है। उन्हें भी समझ आ रहा है सब चीज़ें, तो वो बस ये चाहते थे कि हम कैसे भी करके अपने अधिकारों को वापस लें और अपने धर्म को, अपने ट्रेडिशन को बचाएं और ब्रिटिश को वहाँ से खदेड़। एंड अब लास्ट में हम बात करने वाले हैं कि इसका क्या रिजल्ट हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ पूरे इस मुंडा रेबेलियन का। जैसे मैंने ऊपर डिस्कशन किया कि जो भगवान बिरसा मुंडा थे उन्हें बाद में अरेस्ट कर लिया जाता है और उनकी मौत जेल में ही हो जाती है। तो धीरे धीरे करके जिस उद्देश्य के साथ ये चले थे कि हम अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकेंगे झारखंड के उस रीजन से और सब कुछ हासिल कर लेंगे जो हमने खोया है, तो उस स्केल पे डिमांड्स पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, क्योंकि आंदोलन अब धीरे धीरे हो चुका था। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अच्छे पॉइंट निकल के सामने आए, जिनमें ये चीज़ जो सबसे सामने अच्छी आई वो ये कि आदिवासी लोग भी अपनी डिमांड्स को लेकर सामने आ सकते हैं और वो पूरी तरीके से सरकार को ये बताने में सक्षम है कि वो किसी से भी कम नहीं है और वो अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक पॉजिटिव वे में ये मैसेज गया कि अगर आदिवासियों के साथ कुछ गलत होता है तो वो आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, वो अब इस चीज़ को ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी गलत हो रहा है वो बर्दाश्त करते जाएंगे, वो इसे इग्नोर करने वाले, ऐसा नहीं है। ठीक है, एंड इसके अलावा भी कई ठोस, कई सॉलिड रिजल्ट्स निकल के आए जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ब्रिटिश इनैक्टेड छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट ऑफ 1908
विच रिस्ट्रिक्टेड द ट्रांसफर ऑफ द ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल पीपल। ठीक है, मैंने आपको ऊपर बताया कि ये जो ज़मींदार हुआ करते थे ये लोगों को इंटरेस्ट पे पैसे देते थे। अब वो चुका पाएंगे नहीं, अगर चुका नहीं पाएंगे तो कहते थे कि अपनी ज़मीनों हमें दे दो, और ज़मीनें देंगे तो मतलब कागज़ पे भी ये मेंशन हो जाता था कि ये ज़मीन अब एक पर्टिकुलर इंसान की नहीं है, अब ये ज़मींदारों की हो गई। और जो ज़मींदार होते थे वो आदिवासी जनजाति के नहीं होते थे। तो इस विद्रोह के बाद सरकार की आँख खुली, उन्हें पता था कि अगर कुछ नियम बनाया नहीं तो ये विद्रोह भले ही धीरे धीरे लेकिन ये चलता जाएगा। तो सरकार एक नियम के साथ आती है जिसे कहा जाता है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, और इसमें ये कहा जाता है कि जितने भी आदिवासी लोग हैं इनकी ज़मीनें गैर आदिवासी लोगों को नहीं दी जा सकती। ठीक है, यानी कि अगर आदिवासी लोग चाहें तो सिर्फ अपने ही जनजाति के लोगों को ज़मीनें दे सकते हैं, बाहर किसी अन्य लोगों को जो आदिवासी नहीं है उन्हें ये ज़मीनें लेने का कोई हक नहीं है, उन्हें कोई हस्तांतरित ये ज़मीनें नहीं की जाएंगी। ठीक है।